प्रैक्टिस सेट 10 इसकी व्याख्याएं देखेंगे हम। ललित विस्तार गद्य में लिखित बुद्ध की जीवनी है, जिसमें महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है। ललित विस्तार गद्य में लिखित बुद्ध की जीवनी, ये गद्य में है। इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है। इसमें मथुरा नगर की विशेष प्रशंसा की गई है। एडविन अर्नॉल्ड की द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर ही आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया किसकी है? एडविन अर्नॉल्ड की। यह ललित विस्तार पर ही आधारित है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्रों में एक अन्यतम और पवित्रतम महायान सूत्र माना जाता है। इसमें संपूर्ण बुद्ध चरित्र का वर्णन है। बुद्ध ने पृथ्वी पर जो जो क्रीड़ा यानी कि ललित की है, उनका वर्णन इसी में ललित विस्तार में ही हुआ है, इसीलिए इसे ललित विस्तार कहा गया है। इसे महाव्यूह भी कहा जाता है। ललित विस्तार को महाव्यूह भी कहा जाता है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। ललित विस्तार में कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। इन अध्यायों को परिवर्त कहा जाता है। ललित विस्तार को महाव्यूह भी कहा गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं, जिन्हें परिवर्त कहा गया है। समग्र मूल ग्रंथ का संपादन डॉक्टर एस लेफमान ने किया था। समग्र मूल ग्रंथ का संपादन डॉक्टर एस लेफमान ने किया था। कौटिल्य के अनुसार किसी राजा के शासनकाल में प्रणय कर सिर्फ एक बार ही लगाया जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार किसी राजा के शासनकाल में प्रणय कर सिर्फ एक बार ही लगाया जा सकता है। मौर्य काल में लगने वाले कुछ प्रमुख कर। मौर्य काल में लगने वाले कुछ प्रमुख कर इस प्रकार हैं। सेतु जो कर लगाया जाता था, यह फल, फूल एवं सब्जियों पर लगाया जाता था। सेतु कर किस पे लगता था? फल, फूल एवं सब्जियों पर। परहीनक ये चराई कर होता था। चराई यानी कि जहाँ पशु वगैरह चरते रहे होंगे, उन जगहों पर परहीनक कर लगाया जाता था, चराई कर के रूप में। हिरण्य होता था नगद कर। हिरण्य नगद कर होता था। पिंड कर होता था। पिंड कर क्या था? संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर। पिंड कर क्या था? संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर। दुर्ग कर, नगरों से प्राप्त आमदनी को दुर्ग कर कहा जाता था। दुर्ग कर यानी कि नगरों से प्राप्त आमदनी। विशिष्ट कर, ये वेगार से प्राप्त होता था। विशिष्ट कर वेगार से। तरदेय कर, तरदेय किस पे लिया जाता था? पुल पार करने पर लगने वाला कर तरदेय कर कहलाता था। पुल पार करने पर तरदेय कर लगाया जाता था। उदयक भाग, राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर होता था। उदयक भाग राज्य द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर था। चोर रज्जू, चौकीदार या पुलिस कर, जिसे चोर रज्जू, चौकीदार या पुलिस कर के रूप में। राष्ट्र कर क्या था? देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय राष्ट्र कर होता था। संसद के पटल पर वित्त विधेयक पुनः स्थापित किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे पारित कराना अनिवार्य होता है।
संसद के पटल पर वित्त विधेयक पुनः स्थापित किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे पारित कराना अनिवार्य होता है। वित्त विधेयक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें करों, सरकार के व्ययों, सरकारी उधारियों तथा राजस्व से संबंधित प्रावधान होते हैं। चूँकि संघीय बजट इन सभी से संबंधित होता है, अतः इसे एक वित्त विधेयक के रूप में पास कराया जाता है। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा उसे साधारण विधेयक की तरह रोक सकती है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा उसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी कोई भी वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। धन विधेयक पे आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है तथा उसे संसद से पारित करने की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है और धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रियाएं हैं या प्रावधान हैं उसे 109 में बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कर का अधिरोपण, समाप्ति, परिवर्तित या विनियमन। कर का अधिरोपण, समाप्ति, परिवर्तित या विनियमन। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि में धन जमा करना या निकालना। किसी जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड से संबंधित, किन्हीं सेवाओं का लाइसेंस की फीसों से संबंधित, ये सभी बातें अनुच्छेद 110 में जो कि धन विधेयक से संबंधित है उसकी शर्तें हैं। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। इस प्रकार के विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, अतः इसे केवल मंत्री ही प्रस्तावित करते हैं। धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचता है तो वह ना तो इसमें संशोधन कर सकती है और ना ही इसे खारिज कर सकती है और ना ही इसे 14 दिन से अधिक रोक सकती है। 14 दिन के पश्चात विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। - 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म आधारित साक्षरता इस प्रकार है। जैन 94.9% साक्षर हैं, ईसाई 84.5%, बौद्ध 81.3%, सिख 75.4%, हिंदू 73.3%, मुस्लिम 68.5% ये साक्षरताएं हैं। कंदरिया महादेव ये खजुराहो में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित 950 से 1050 के बीच चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यानी कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो एमपी में है, एमपी के छतरपुर जिले में है, इसका निर्माण 950 से 1050 के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। यह मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म एवं जैन धर्म से भी संबंधित है।
कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, पुरी में, इसे श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण उत्तरी गंगा राजवंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा 630 से 668 ईस्वी के बीच कराया गया। और ये महाबलीपुरम का जो ये रथ मंदिर है, ये मामल्ल शैली में है, मामल्ल शैली में। टाइटेनियम को भविष्य की धातु या अद्भुत धातु के रूप में माना जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु या अद्भुत धातु के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और जंग प्रतिरोधक भी होता है, ऊष्मा प्रतिरोधक भी होता है। टाइटेनियम हल्का होता है, जंग प्रतिरोधक होता है और ऊष्मा प्रतिरोधक होता है। राजमुद्रा पर महात्मा बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने करवाया था। राजमुद्रा पर महात्मा बुद्ध का अंकन सर्वप्रथम कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने कराया था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए, जिनका वजन 124 ग्रेन होता था। यानी कुषाणों द्वारा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए जाते थे, इनका जो वजन होता था ये 124 ग्रेन होता था। भारत में दीनार का प्रचलन कुषाण काल में ही हुआ। भारत में दीनार का प्रचलन कुषाण काल में ही हुआ। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाण वंशी शासक विम कडफिसेस व हुविस्क ने चांदी का सिक्का चलाया था। कुषाण वंशी शासक विम कडफिसेस व हुविस्क कडफिसेस व हुविस्क ने चांदी का सिक्का चलाया था। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया।
क्योंकि पंथ निरपेक्षता को 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1976 को। DS नकारा बनाम भारत संघ मामला 1982। DS नकारा बनाम भारत संघ मामला 1982। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद, मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिला जुला रूप है, किंतु गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज़्यादा है। DS नकारा बनाम भारत संघ मामला 1982। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद, मार्क्सवाद व गांधीवाद का मिला जुला रूप है, किंतु गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज़्यादा है। किहोतो होलोहान वाद 1992। किहोतो होलोहान वाद 1992। इसका संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची से है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा की गई अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। किहोतो होलोहान वाद 1992 में, जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा की गई अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद में भी किया गया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है, किंतु असीमित नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल राज्य की विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियां अगर हों तो राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, जैसे अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। ऐसा कोई विधेयक जो अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, तब राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। या राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। चुनाव के लिए अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संसद के लिए राष्ट्रपति और विधानमंडल के लिए राज्यपाल जारी करते हैं, परंतु बाद में समय और निर्वाचन तिथि आदि की सूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। चुनाव के लिए जो अधिसूचना होगी वह निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संसद के लिए राष्ट्रपति जबकि विधानमंडल के लिए राज्यपाल जारी करता है, लेकिन निर्वाचन तिथि और समय आदि की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करें। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समान होती है, यानी कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। इस हेतु उसे हटाने का प्रस्ताव संसद, यानी कदाचार में कोई अगर लिप्त पाया गया निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उसको फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करा करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 का यह प्रावधान करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं व विकास की सीमा में काम पाने के अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करेगा। जबकि अनुच्छेद 42 यह प्रावधान करता है कि राज्य काम की मानवोचित व न्याय संगत दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। एक बार फसल को जड़ से ऊपर से काटने के बाद पुनः जड़ से पैदावार लेना, इसे रूटिंग कहते हैं।
यानी कि किसी फसल को जड़ के ऊपर से काट लो, फिर जड़ पड़ी रहे, जड़ से फिर से वापस खेती उसी में हो जाए, तो इसे रूटिंग कहते हैं। जैसे गन्ने की खेती होती है, गन्ने खेती में क्या होता है, जड़ के ऊपर से काट लिया जाता है, फिर वापस जड़ को लगा करके पुनः खेती की जाती है, तो ये रूटिंग कहलाता है। संविधान में रिट संबंधी प्रावधान अंग्रेजी कानून यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। रिट जो होता है, रिट संबंधी जो कानून है, ये प्रावधान है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। परमादेश, मैंडमस। परमादेश क्या है? परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। इसे तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करेगा तो न्यायालय क्या करता है? परमादेश जारी करता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। निषेध आदेश। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इस रिट के अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या अधिकरण को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। इसे कहते हैं उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक या लोक कार्यालय में ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। ये होता है अधिकार परीक्षा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन को एसिटिलीन के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है क्योंकि एथिलीन एक पादप हार्मोन है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकता है और इस प्रकार से पके हुए फल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अच्छा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो उसको 10 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किस सदन में अपनी सेवाएं देना चाहता है। 10 दिनों के भीतर, अगर दोनों सदनों में उसका चुनाव हो गया है तो।
सातवाहन शासकों को 3 महासमुद्रों का अधिपति के रूप में वर्णित किया गया है। सातवाहनों को 3 महासमुद्रों का अधिपति, सातवाहन शासकों को 3 महासमुद्रों का अधिपति वर्णित किया गया है। सातवाहन राजवंश, जो कि 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व में इसकी समय सीमा थी। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है सातवाहनों का। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। कैसे की थी? कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मौत के घाट उतार करके या उनकी हत्या कर करके। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह पहला राजवंश था, सातवाहन। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। इस वंश के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे, यानी यहाँ पे मातृ सत्ता हुआ करती थी, शायद मातृ नामों से पहचाने जाते थे सातवाहन राजा। सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान व धान्यकटक थी। सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान व धान्यकटक थी। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के चलाए। इसके अलावा सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। सबसे पहले सीसे चलाए, उसके बाद चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन, इन मुद्राओं का भी प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने कार्ले चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। सातवाहन शासकों ने कार्ले चैत्य, अजंता, एलोरा गुफाओं का भी निर्माण कराया। प्रसिद्ध सातवाहन शासक सातकर्णी ने सातकर्णी के नाना घाट अभिलेख से सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों व बौद्धों को भूमि दान देने की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्राचीन भारत में भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। सातकर्णी, इनका अभिलेख है नाना घाट। इसमें ब्राह्मणों व बौद्धों को भूमि दान देने की जानकारी प्राप्त होती है। कालाजार एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कालाजार प्रोटोजोआ। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। यानी कि मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही होता है। उसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी तथा प्लीहा पर पड़ता है। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? आरबीसी और प्लीहा पर। और मलेरिया से निदान हेतु औषधियां हैं मेलोब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन, डेराप्रिम, क्विनीन। कौन कौन सी औषधियां हैं? मेलोब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन, डेराप्रिम, क्विनीन।
प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं कालाजार, काला आजार, जिसे लीशमैनियासिस भी कहते हैं। कालाजार को लीशमैनियासिस भी कहते हैं। यह रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। काला आजार लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होता है काला आजार। अगला है निद्रा रोग, ट्राइपोनोजोमा निद्रा रोग। यह सीसी मक्खी या खटमल से होता है। सीसी मक्खी या खटमल से निद्रा रोग होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, बीज से कायिक प्रवर्धन नहीं किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये बीज से नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि आलू होता है, तो आलू में अलग अलग बड्स निकले होते हैं, तो उन बड्स को अलग करके कायिक प्रवर्धन किया जाता है, लेकिन बीज से नहीं होता है कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है, क्योंकि यह एक अलैंगिक विधि है प्रोपोगेशन की। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? इसमें नए पौधों के किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों, जड़, तना या पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। यानी बहुत सारे पौधे होते हैं जो पत्तियों से नए निकल जाते हैं, तनों से नए निकल जाते हैं, या जड़ से निकल जाएंगे, लेकिन बीज से नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन बीज से नहीं संभव होता है। कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां हैं, जैसे स्टेम कटिंग, जिसे तना काट करके, जैसे होता नहीं कि दो आम के पेड़ों को लेकर के उनके तने को काट करके दूसरे में लगा दिया जाता है, तो इस तरीके से एक नई कलम बन जाती है। लायरिंग भी होता है, दाब लगाना, कलम बांधना, ग्राफ्टिंग हो गया। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं कायिक प्रवर्धन की। पादप के अंगों को दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक होता है कायिक अंग, इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्तियां शामिल की जाती हैं। कायिक अंग में क्या होता है? जड़, तना, पत्तियां। और दूसरा होता है प्रजनन अंग, इसके अंतर्गत बीज, फल, फूल तथा पुष्प शामिल होते हैं। फल पुष्प शामिल होते हैं। आवर्त सारणी के सभी तत्वों में क्षारीय धातुओं को अत्यधिक वैद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। आवर्त सारणी के सभी तत्वों में क्षारीय धातुओं को अत्यधिक वैद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है। इसमें सीजियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक अस्थायी तत्व है, जबकि फ्रेंशियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक अस्थायी तत्व है। सीजियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक स्थायी तत्व है, स्टेबल है, और अनस्टेबल जो सर्वाधिक क्षारीय तत्व है वो है फ्रेंशियम। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। जबकि ग्रेफाइट सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली अधातु है। अगर हम अधातुओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसमें होती है? ग्रेफाइट में। एस्टेटाइन जो है यह भूपरत में यानी भूपर्पटी में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। एस्टेटाइन भूपर्पटी पर सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है
एस्टेटाइन, जबकि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी की बात हो रही है, जमीन की परत पर सबसे ज़्यादा एस्टेटाइन, सबसे कम ऑक्सीजन। आते हैं देखते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। रेटिनॉल, रेटिनॉल जिसको विटामिन ए कहते हैं, इसकी कमी से जीरोफ्थैलेमिया, रतौंधी संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सभी रेटिनॉल की कमी से यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोफ्थैलेमिया, रतौंधी संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। नियासिन, विटामिन B3 यानी कि नियासिन से होने वाला रोग है पेलाग्रा, चर्मग्राह जिसको कहते हैं। पेलाग्रा B3 कमी से होता है, नियासिन B3। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 जिसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से मानसिक व्याधि होती है, इसकी कमी से मानसिक व्याधि होती है। पायरलूसाइट, पायरलूसाइट या मैग्नीज, इसका अयस्क होता है मैग्नीज। मैग्नीज से ही पायरलूसाइट निकाला जाता है। जिंक अयस्क होता है कैलामाइन का। नेटिव सिल्वर, सिल्वर का होता है। मैग्नीज के अन्य अयस्क हैं हाउसमेनाइट, 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 शिलोमेलेन, ये मैग्नीज के अयस्क हैं, हाउसमेनाइट और सिलोमेलेन। आयरन के हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सभी आयरन यानी कि लोहे के अयस्क हैं। जिंक के अयस्क हैं जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट, जिंकाइट को लाल जिंक भी कहते हैं, ये सभी जिंक के अयस्क हैं। जिंक के कौन कौन से अयस्क हैं? जिंक ब्लेड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट। अब आते हैं चांदी के अयस्क में, देखते हैं। चांदी के अयस्क होते हैं अर्जेंटाइट, इसे सिल्वर ग्लांस भी कहा जाता है, और होता है केरार्जीराइट, केरार्जीराइट, अर्जेंटाइट, केलार्जीराइट। अर्जेंटाइट को सिल्वर ग्लांस भी कहा जाता है। अब आते हैं देखते हैं जानवरों के गर्भधारण काल के संबंध में। गाय का गर्भधारण काल होता है 9 महीने, गाय का गर्भधारण काल 9 महीने होता है। हाथी का 22 महीने, गैंडे का 18 महीने, व्हेल मछली का 17 महीने, जिराफ का 15 महीने, गधे का 14 महीने, ऊंट का 13 से 14 महीने, घोड़ा का 11 से 12 महीने, गोरिल्ला का 8.5 महीने, दरियाई घोड़े का 8 महीने, शेरनी का 105 से 115 दिन,
बाघ का होता है 3 से 4 महीने, कुत्ता का होता है 58 से 68 दिन, कुत्ते का होता है 58 से 68 दिन, गिलहरी का 30 से 40 दिन, गिलहरी का 30 से 40 दिन, खरगोश का 28 से 35 दिन, चूहे का 19 से 21 दिन। आते हैं, देखते हैं कुछ मंत्रालय और उनका अस्तित्व वर्ष, यानी कब वो अस्तित्व में आया। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय, यह 1988 में अस्तित्व में आया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 1988। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 1999। जनजातीय मामलों का मंत्रालय 1999। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006। आयुष मंत्रालय 2014। आयुष मंत्रालय कब आया था? 2014 में। अब इसके आगे कल किया जाएगा।